हेलो दोस्तों। तो हम आज राजस्थान जो गवर्नमेंट की मैगज़ीन है सुजस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सुजस हम क्यों पढ़ रहे हैं। राजस्थान सुजस जो है, इससे आप ये देखिए कि लगभग प्री के अंदर क्वेश्चन जो है वो पूछे ही जाते हैं। ठीक है। दूसरा कारण क्या है, एक तो प्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। दूसरा क्या है, इससे हमको सरकार की जो गतिविधियां हैं, सरकार क्या सोच रही है, सरकार किस दिशा में काम कर रही है और किस तरह से पेपर में जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसका एक आइडिया मिल जाता है ना। कई बार आप ये देखिए, कई क्वेश्चन प्री में ऐसे आए हैं जिनका कहीं पे कोई जिक्र नहीं है किसी भी कोचिंग के नोट्स में, कहीं भी मैगज़ीन में, लेकिन वो क्वेश्चन सीधे सीधे सुजस से उठाएं। तो इसलिए हम ये सुजस पढ़ेंगे। देखिए, मैं इसको लाइन टू लाइन आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। इसमें जो काम की चीज़ें हैं बस वो हम पढ़ेंगे, और कोई ऐसी चीज़ जो हमको कहीं दूसरी जगह से पढ़नी है वो मैं आपको बता दूंगा। और अगर मुझे लगेगा तो मैं उसका भी अपन एक लेक्चर लेंगे, अपन पढ़ेंगे उसको। और नहीं लें तब तक के लिए आप उसको जो ओरिजिनल उसका स्टैंडर्ड सोर्स है वहाँ से ज़रूर कवर करें, क्योंकि इसने हिंट दे दिया कि भैया ये है, ये हम पूछ सकते हैं। अब हिंट दे दिया तो आपको फिर उसको पढ़ना है ना। तो हम चालू करते हैं। ये अगस्त महीने की सुजस है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होगी वो हम देखते हुए चलेंगे, फालतू की चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे। कहीं फालतू की चीज़ पढ़ेंगे तो उसका कोई ना कोई लिंक होगा, आपको उस इससे अटैच करना होगा, इससे कनेक्ट करना होगा, इस वजह से हम पढ़ेंगे, बाकी कोई मतलब नहीं है ना। तो इस जो मैगज़ीन की थीम है, आप थीम ये देखिए, थीम है हरियालो राजस्थान। जो राजस्थान गवर्नमेंट ने वृक्षारोपण का, पौधारोपण का जो अभियान चलाया हुआ है, इसके अंदर मेनली उसी की महिमा मंडन की गई है। अभी देखिए, है ना। तो जैसे इन्होंने क्या कहा, शुरुआत में कह दिया, वृक्षो रक्षति रक्षित तस्मात् रक्षुत वृक्ष वृक्षक। आप पेड़ों की रक्षा करें, पेड़ आपकी रक्षा करेंगे। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आस्किंग की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन यहाँ से हम निकालेंगे। फिर एक देखिए, ये मुझे एक अच्छा लगा इसलिए शेयर कर रहा हूँ। इनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, लेकिन ठीक है। दशकूप समो वापी, वापी मतलब बावड़ी। दश वापी समो हद, मतलब हद का मतलब हो गया तालाब। और दश हद सम पुत्रो, दश पुत्र समो द्रुम, द्रुम क्या हो गया, वृक्ष। ये मत्स्य पुराण से निकाला गया है। दश कूपो समो वापी का मतलब क्या हो गया, 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी है, 10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब है, और 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र है, और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष है। तो पेड़ की तुलना जो है वो पुत्र से की गई कि 10 पुत्रों के बराबर एक पेड़ है ना। आप देख लीजिए कि भाई पेड़ की जो महिमा मंडन है वो कितना किया गया, और कितने हमारे लिए जो है पेड़ फलदायक है ना। तो यहाँ पे ये चल रहा है, ये हमने देख लिया। ग्रीन बजट पेश किया सरकार ने, ठीक है। हरित अरावली विकास परियोजना प्रारंभ की है, ठीक है। चलते चलो, कोई काम का नहीं है, ठीक है। ये भी कोई काम का नहीं है, ठीक है। फिर आज़ादी का उत्सव। अब एक देखिए, ये जो था राज्य स्तरीय 79th, ये कहाँ मनाया गया, राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम जोधपुर में। ये याद रखना अपने को। ड्रोन शो हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर का भी महिमा मंडन ड्रोन शो से किया गया था, ठीक है। ये हो गया। फिर आगे चलें, जोधपुर में हुआ। फिर ई वेस्ट के बारे में आ गया। ई वेस्ट में शीर्ष 3 उत्पादक कौन से देश हैं। 1 नंबर पे चाइना, दूसरे नंबर पे यूएसए, और तीसरे नंबर पे इंडिया। 1.751 मिलियन मेट्रिक टन उत्पादन ई वेस्ट का इंडिया
कर रहा है। ठीक है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। फिर ई वेस्ट नीति आई है 2022 और 2024, तो ये हम जब आएगी कहीं तो पढ़ेंगे उसको करंट अफेयर में। फिर राजस्थानी चित्रकला। अब देखिए, राजस्थानी चित्रकला का एक टॉपिक ही इन्होंने पूरा डाल दिया है, और इसके अंदर वनस्पति का जैसा जो चित्रण हुआ है, वनस्पति का चित्रण, ये देखिए जैसे ये पूरा वनस्पति का चित्रण है, ये यहाँ वनस्पति का चित्रण, वनस्पतियाँ, तो वनस्पति का चित्रण जो है इनमें हुआ है, उनकी विशेषता इन्होंने बताई है। तो बूंदी शैली के बारे में बात की, किशनगढ़ शैली के बारे में बात की, नाथद्वार और आमेर के बारे में बात की, है ना। तो इसको हम एक, या तो आप स्टैंडर्ड सोर्स से ज़रूर ये 3-4 शैलियाँ जो इन्होंने बताई है इसको पढ़ लीजिएगा। इसकी खास जो विशेषताएं हैं वो इनके चित्रकार और इनके फेमस चित्र, ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। और मैं भी कोशिश करूँगा कि एक लेक्चर पर्टिकुलर इस टॉपिक का बना के डालने की कोशिश करूँगा, है ना। तो अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आई वो बता दें। एक तो किशनगढ़ शैली से वल्लभ संप्रदाय से रिलेटेड था। किशनगढ़ शैली जो है किससे रिलेटेड है? वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय से संबंधित चित्र इस किशनगढ़ शैली में मिलते हैं। और एक तांबूल सेवा चित्र का जिक्र इसमें किया है। तांबूल सेवा चित्र में क्या बताया? कृष्ण भगवान जो है राधा जी को पान खिला रही है, सॉरी पानी लिख दिया मैंने, पान खिला रहे हैं और असीम पान खिलाते हुए असीम आनंद का अनुभव कर रहे हैं। ठीक है, फिर एक नाथद्वारा शैली में जो है पिछवाइयाँ जो चित्रकला हुई है वो नाथद्वारा शैली से फेमस हुई है। और आमेर की शैली एक उपशैली ढूंढाड़ शैली, इसका चित्र है राग मेघ मल्हार, इसका भी इसके अंदर चित्रण मतलब दिया गया है, जिक्र किया गया है। अब ये जो टॉपिक है ना, इसके अंदर इन्होंने हर शैली के चित्र डाल रखे थे। मुझे लगता है कि इन्होंने जो एडिटर भाई साहब है, इन्होंने क्या किया कि ये चित्र उड़ा दिए मैगज़ीन को छोटा करने के चक्कर में। तो यहाँ पे लिख तो रखा है कि इस चित्र में किशनगढ़ में ये बताया गया, इस चित्र में हाड़ौती में ये बताया गया, लेकिन वो चित्र यहाँ है नहीं। तो कोई बात नहीं, हम इसको बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जो है विशेषता दे रखी है वो हम यहाँ देखते हैं। एक चित्र राग मेघ मल्हार की बात की है, जिसमें पुरुष राग का चित्रण है। अच्छा, ये चित्र किस शैली से संबंधित है? ढूंढाड़ शैली से या आमेर शैली से? अब ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि तांबूल सेवा चित्र किस शैली से संबंधित है? तांबूल सेवा चित्र किशनगढ़ शैली से संबंधित है। राग मेघ मल्हार चित्र जो है वो किस शैली से संबंधित है? वो किससे संबंधित है? आमेर शैली से। तो इनके जो डिटेल है हम पढ़ेंगे। ये जो इसके अंदर जो दे रखा था इम्पोर्टेंट वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, फिर ये हो गया। फिर 1000 ग्राम पंचायतों में खुले बर्तन बैंक। तो एक तो ये काई के लिए किया है? प्लास्टिक मुक्त गांव बनाने के लिए। ठीक है, प्लास्टिक मुक्त गांव बनाने के लिए ये जो मुहिम है वो चलाई गई है। 2025-26 के बजट में सरकार ने दिया था ये। तो प्रदेश का पहला बर्तन बैंक खैराबाद कोटा में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ है? खैराबाद कोटा में। अब इस योजना के तहत क्या है कि न्यूनतम 400 बर्तन सेट हर पंचायत को रखने। एक बर्तन के सेट में 6 आइटम होंगे, एक थाली, 3 कटोरी, 1 चम्मच, 1 गिलास। ठीक है, और इसका जो उपयोग होगा उसकी दर क्या होगी? 3 रुपये प्रति सेट प्रति उपयोग। आपके एक प्रोग्राम में काम लोगे तो एक सेट का 3 रुपया। पहले आओ पहले पाओ की स्कीम पे होगी। और जिला स्तरीय समिति, अगर एक से ज़्यादा आवेदन आ जाएंगे, ये काफ़ी सारे आवेदन आ जाएंगे, तो उनका जो निरीक्षण करना और किन को देना ये कौन करेगा? जिला स्तरीय समिति करेगी। जिला स्तर पे क्या होती है? जिला परिषद। तो एक तो इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ और अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एसीओ, अधिशासी अभियंता एक्शन और डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर राजीविका का जो प्रोग्राम समन्वयक है, उनकी समिति इसका निर्धारण करेगी भाई किसको ये जो है बर्तन दिए जाने चाहिए। फिर मॉडल विनियम 2024, मॉडल विनियम 2024 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आप ये देख लिए, मेंस के अकॉर्डिंग भी इम्पोर्टेंट है और प्री के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब मॉडल विनियम 2024 क्या है?
7 साल बाद नई हिल पॉलिसी आई है, ठीक है। 2018 के अंदर क्या हुआ था, 2018 के अंदर हाई कोर्ट ने जो मॉडल पॉलिसी थी उसको, सॉरी हिल पॉलिसी थी उसको निरस्त कर दिया था। 2018 में हिल पॉलिसी को निरस्त कर दिया, उसके बाद से कोई हिल पॉलिसी थी नहीं। तो ये नई हिल पॉलिसी आई मॉडल विनियम 2024 के नाम से, 7 साल बाद नई हिल पॉलिसी आई है। इसमें क्या किया, नगरीय सीमा में जो भी पहाड़ आ रहे हैं, नगरीय सीमा में जो भी छोटे मोटे पहाड़ आ रहे हैं उनका संरक्षण जो है ये सुनिश्चित करेगी। तो ये पूरे राजस्थान में लागू होगी। एक माउंट आबू का जो इको सेंसिटिव जोन है उसको छोड़ के पूरे राजस्थान में लागू होगी। अब इसमें जो नगरीय क्षेत्र के पहाड़ हैं उनको स्लोप के आधार पर बांटा गया 3 श्रेणियों में, श्रेणी ए, श्रेणी ब, श्रेणी स। 8 डिग्री तक का ढलान, 8 डिग्री तक का ढलान क्या हो गया, जैसे ये आपका पहाड़ है, तो आप ये देखिए डिग्री इधर तो ऐसे बढ़ेगी ना, ऐसे स्टीपनेस बढ़ेगी, ये 90 डिग्री का पूरा सबसे ज़्यादा स्टीप हो जाएगा ना। फिर ये 80, 75, 65, 60, 30, तो ये 8 डिग्री मतलब बहुत कम स्टीप है। तो 8 डिग्री से 15 डिग्री तक का ढलान जो श्रेणी ए में आएगा, यहाँ पे निम्न घनत्व, सॉरी ये 8 डिग्री तक का ढलान जो श्रेणी ए में आएगा, 8 डिग्री तक के ढलान में सभी तरह के निर्माण अनुमत है, वहाँ के जो भी लोकल बिल्डिंग बायलॉज है उनके हिसाब से। फिर 8 से लेके 15 डिग्री तक का, 15 डिग्री मतलब थोड़ी और स्टीप हो गई अब, तो यहाँ पे क्या होगी, निम्न घनत्व वाली गतिविधियाँ जो अनुमत होगी, जैसे फार्म हाउस बना लिया आपने, रिजॉर्ट बना लिया, वेलनेस सेंटर बना लिया, कैंपिंग साइट बना ली, या सोलर पैनल लगा दिए, ठीक है, ये यहाँ पे अनुमत होंगे। इनके अलावा कोई विशिष्ट मामले होंगे तो राज्य सरकार की अनुमति आपको लेनी पड़ेगी। फिर 15 डिग्री से ज़्यादा स्टीपनेस, तो ये 15 डिग्री से ज़्यादा स्टीपनेस है तो वहाँ पे किसी प्रकार का निर्माण नहीं होगा और सीमित सार्वजनिक उपयोग है, निर्माण तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, इस नीति के अंदर ही जल संरचनाएं जो है यहाँ पे इन जोन के अंदर, और उनका भी बफर जोन निर्धारित किया गया है कि जैसे 10 मीटर से अधिक चौड़ाई वाली नहरें, नाले, स्टॉर्म वाटर ड्रेन, बारिश के नाले, बरसाती नाले 10 मीटर से अधिक चौड़े अगर ये हैं तो इनके किनारे 9 मीटर का बफर, मतलब ये नाला है तो इसके दोनों तरफ 9 मीटर तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है ना, ये बफर जोन होएगा, मतलब इसमें कोई एक्टिविटी नहीं करोगे आप। और छोटे जल निकाय, बावड़ियाँ कोई है तो 6 मीटर का बफर जोन है, उसके आसपास के 6 मीटर के बफर जोन में आप कुछ भी नहीं करोगे। और जनरल कंडीशंस क्या है कि श्रेणी ब में जो 40% भाग है, 40% भाग जो है वो सघन वृक्षारोपण हेतु आरक्षित है। 8 से 15 डिग्री का जो ढलान है वहाँ सघन वृक्षारोपण हेतु आरक्षित। और जलमल का निस्तारण है उसके लिए बायोडाइजेस्टर होने चाहिए। भाई आप इनका संरक्षण कर रहे हो ना, तो संरक्षण कर रहे हो तो आपने मान लो वहाँ ये बना लिए, कैंपिंग साइट बना ली या रिजॉर्ट बना ली, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ जो आपका जलमल है वो खुले में निकाल दोगे, बायोडाइजेस्टर लगाओगे ताकि जो है वहाँ की इको सेंसिटिविटी है उसको बनाए रखें। और पार्किंग और रोड के प्रोविज़न है। बहाव क्षेत्र जो भी है, बहाव क्षेत्र में कोई भी निर्माण नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, पेनल्टी का भी निर्धारण किया गया, 15 दिन के अंदर नोटिस देना है, शास्ति भी लगाई जाएगी, निर्माण को ध्वस्त भी किया जा सकता है, पुनर्भरण राशि भी ली जा सकती है, सभी तरह के इसमें दिए हुए हैं। तो ये थोड़ा सा काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर, एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक तो मुझे यही लगा। फिर एक गोंदा, केजड़ी, पेड़, सांगरी की बात की गई, पचकुट्टे की कोई मतलब नहीं है, ये इतने सारे नाम है ना तो आपको याद होने और कंफ्यूज और हो गए, तो इसको छोड़ो। अब ये एक मुझे बहुत अच्छी इसमें टॉपिक कह लो या कहानी कह लो, कुछ भी कह लो, ये सरिस्का जो है वो अपनी कहानी कहता है इसमें। इसको मैंने थोड़ा विस्तार से लिया है मतलब, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मुझे अच्छी लगी। आप इसको, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको आप डायरेक्ट इससे पढ़ना, वो बहुत अच्छा लगेगा। तो सरिस्का अपनी कहानी कहता है 2008 से 2015 तक मेरे पास सरिस्का के अंदर 0 से 2008 में 0 बाघ थे
और 2015 में भी वर्तमान में 42 बाघ, 2015 तक 42 बाघ हो गए इसके। ये 2008 नहीं, 2025 है, 15 नहीं 2025। तो वर्तमान में 42 बाघ है। तो सरिस्का अपनी कहानी बता रहा है, कह रहा है कि इसमें एक पद्मश्री कैलाश सांकला है, तो माधोगढ़ क्षेत्र में शिकार करते हैं बाघ का। देखिए अब आयरन ही देखिए यहाँ पे, आप कहना तो नहीं चाहिए लेकिन आयरन देखिए, माधोगढ़ क्षेत्र में शिकार करते हैं बाघ का। ठीक है, फिर जब बाघ को मार देते हैं तो बाघ के पास जाते हैं, उसका हाथ लगाते हैं, उसको देखते हैं, उसके आंसू देखते हैं, तो अपराध बोध होता है उनको, लगता है यार ये क्या क्या कर दिया यार, मैंने गलत कर दिया। क्षमा मांगते हैं और प्रण लेते हैं कि अब से मैं बाघों को मारूंगा नहीं और ना किसी को मारने दूंगा, संरक्षण करूंगा। ठीक है, फिर उनके जो मुहिम है उससे 1 अप्रैल 1973 को सरकार चालू करती है प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर को बचाना है। अच्छा, उसको फर्स्ट निदेशक किसको बनाते हैं, यही आयरन ही, उन्हीं को जिन्होंने भाई साहब ने बाघ को मारा था, कैलाश सांकला जी। ठीक है, अब अपने क्या करना, जो हो गया हो गया। जो सरिस्का अपनी कहानी बता रहा है, सरिस्का कह रहा है कि मेरे हृदय के यहाँ पे कांकनवाड़ी है, भानगढ़ किले हैं, सरिस्का पैलेस है, ये सब मेरे भीतर है। अब कांकनवाड़ी ये याद रखना, क्वेश्चन पूछ ले, औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को किस किले में निर्वासित रखा था, ठीक है ना, तो कौन सा, कांकनवाड़ी। दारा शिकोह को इसी किले में निर्वासित रखा गया था। अच्छा, पहले ये शिकार प्रबंधित क्षेत्र था, अब तो क्या है, शिकार प्रतिबंधित क्षेत्र, प्रतिबंधित क्षेत्र। और पहले क्या था, शिकार प्रबंधित क्षेत्र था। मतलब ये है कि यहाँ पे क्या लोगों को इनवाइट किया जाता है कि आओ शिकार करो। अंग्रेज आते थे, मुगल्स आते थे, राजा महाराजा आते थे कि भाई आप आओ और शिकार करो, 95 रुपये में तो बाघ का शिकार करो। जो अपना वन अधिकारी था, ठीक है ना, फॉरेस्ट ऑफिसर, वो रसीद काट के देता था बकायदा कि ठीक है 95 रुपये में बाघ का शिकार करो, 55 रुपये में तेंदुए का शिकार करो। तो अलवर में जो डीएफओ था वो अनुमति देता था। ठीक है, तो ये हो गया। अब फिर काम की, हम सिर्फ काम कुछ चीज़ें देख रहे हैं और बाकी काम की बातें भी ज़्यादा देख रहे हैं ना। ये कुछ जो मुझे अच्छी लगी वो मैंने आपको बता दी यहाँ पर। अब 1900 से पहले जो सरिस्का था वो एक तो रुंद घास आरक्षित क्षेत्र और यह है बनिया, है ना, ये क्या है, ईंधन व शिकार आरक्षित क्षेत्र। तो ये क्या थे, विभाग थे। अब ये आपको क्वेश्चन पूछ लेगा, रुंद और बनिया क्या है, कि ये विभाग है ना। इन दोनों को जोड़ के ही 1903 के अंदर वन विभाग बना अपना, वन विभाग बना। अलवर राज्य के प्रथम वन अधिकारी कौन थे, एफएल कोलंबस। तो पहले जो सरिस्का आता था वो रुंद क्षेत्र में आता था, घास आरक्षित, रुंद विभाग में घास आरक्षित क्षेत्र में आता था। रुंद के बाद बनिया बन गया, ईंधन व शिकार संरक्षित क्षेत्र बन गया, और उसके बाद वन विभाग के अंदर आने लगे। फिर 1955 में इसको 100 किलोमीटर के स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को संरक्षित घोषित कर दिया। यहाँ से इसकी शुरुआत हो गई इसको बचाने की। ठीक है, फिर 58 में अभ्यारण्य घोषित कर दिया, और 78 के अंदर बाघ अभ्यारण्य प्रोजेक्ट टाइगर तहत। अब यहाँ पे क्या है, ये जो सरिस्का है काफ़ी रोता है, कहता है कि 1973 के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर चालू हो गया, लेकिन मेरे साथ के जो 9 साथी थे, जिसमें एक साथी कौन था, रणथंभौर, कि मेरे 9 साथी 1973 में ही जुड़ गए, मेरे को नहीं जोड़ा। क्यों नहीं जोड़ा भाई, यहाँ पे सरकार को तांबे के भंडार मिलने की संभावनाएं थी। ठीक है, तांबे के भंडार मिलने की संभावना, सरकार ने सर्वे कराया, 9 बोरहोल किए, 9 बोरहोल किए, तो सरकार का जो सर्वे था फेल हो गया, कुछ भी नहीं मिला। तब जाके 1978 में इसको अभ्यारण्य घोषित किया। अब ये कहता है कि मेरे अंदर जो लोग रहते हैं, गांव रहते हैं, उनको कई बार पुनर्वास किया और फिर वापस आ गए, कोई छोड़ के नहीं जाना चाहता। अभी 26 गांव मेरे अंदर रह रहे हैं, जीवन यापन करते हैं, मेरे ऊपर दबाव डालते हैं। ठीक है ना, तो ये बात है। और कहता है ये, फिर 2004 तक जो था इसके अंदर एक भी बाघ नहीं बचा, सारे बाघ जो है शिकार हो गए। शिकारी आते थे, उनको मारते थे, उसके शेर मतलब लोहे का एक वो बना के पिंजरा टाइप, उसमें उसको फंसा लेते थे,
और फिर उसके मुंह के अंदर बंदूक डाल के उस शेर को मारते थे। मुंह के अंदर डाल के क्यों मारते थे? क्योंकि शरीर पे मारेंगे तो जो खाल है वो खाल डैमेज हो जाएगी, खाल डैमेज हो जाएगी तो उसके जो अच्छे मूल्य जो है, अच्छे रुपए नहीं मिल पाएंगे, इसलिए मुंह के अंदर मारते थे। ठीक है ना। फिर 28 जून 2008 में फिर जो आपको पता ही है कि जो डिसलोकेशन किया गया, दूसरी जगह से बाघ लाके एरिया में डाले गए, तो 28 जून 2008 को राजा ने अपने खोए साम्राज्य में कदम रखा। ठीक है, सरिस्का के अंदर। तो ये कहते हैं ये सरिस्का जो है राज्य हो जाता है यहाँ पे। फिर मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ये मेनार की बात कर रहे हैं। ये बार हेडेड गूज बताया है, ये बार हेडेड गूज हैं, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, अब राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय गौरव कौन है? रामसर साइट है मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। कहाँ पे मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स? उदयपुर से 50 किलोमीटर दूर। इस एक मेनार नाम का गांव है। मेनार के अंदर एक तो दंड और ब्रह्म तालाब है। ठीक है, तो गांव के लोगों ने इनको सदियों से जो है पक्षियों के लिए संरक्षित कर रखा है, परिंदों के लिए। तो 2025 के अंदर इसको रामसर साइट के रूप में घोषित किया है, 4th रामसर साइट। ठीक है, इंटरनेशनल रामसर साइट, सॉरी, इंटरनेशनल रामसर साइट के रूप में घोषित किया है 35 साल के बाद। 35 साल पहले 1981 में केवलादेव को घोषित किया, और 1990 के अंदर सांबर झील को। 1990 के बाद 2025 35 ईयर्स में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 35 ईयर्स बाद रामसर साइट घोषित किया है किसको? मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को, पक्षियों के लिए। दूसरों के लिए तो हुई है शायद, पक्षियों के लिए किया है इनको, इसलिए ये ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ सारस क्रेन जो है वो आके यहाँ प्रजनन करते हैं, मतलब इनका हनीमून स्पॉट है मेनार। तो ये देखिए यहाँ काफ़ी सारे परिंदों का स्वर्ग बता रहे हैं इसको। कई संकटग्रस्त प्रजातियाँ भी हैं यहाँ पे, संवेदनशील प्रजातियाँ भी है। हिमालय से आया, यहीं का होके रह गया। कौन है भैया? ये ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीप। हिमालय से सर्दियों में आता था ये, अब यहीं बस गया है। ये सोचता है बार बार के आना जाना। 70 पादप प्रजातियाँ पाई जा रही है, 12 स्तनधारी प्रजातियाँ हैं यहाँ पे, जिसमें उड़न गिलहरी भी है। लॉन्ग बिल्ड वल्चर, वाइट रम्ड वल्चर, ये गंभीर संकटग्रस्त प्रजातियाँ। ये कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एक इसको याद रख लेना आप। ठीक है ना। और ये कि मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स कहाँ है, और ये दंड और ब्रह्म क्या है, तालाब है, कहाँ पे है? मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, 3 रामसर साइट है, कौन सी है? केवलादेव, सांबर और ये मेनार। ये याद रख लेना, बाकी तो कोई मतलब नहीं है। लोग इसको संरक्षित करते हैं, कमल सिंगाड़े की खेती नहीं करते हैं, मछली पालन नहीं करते हैं, सिंचाई के लिए पानी भी नहीं लेते हैं, और जो इसके सूखने के बाद कृषि भी नहीं करते हैं इसके पार्ट में। तो ये एक हो गया अपना, ये फालतू की इतनी जो ये प्रजाति है ये याद रखने की ज़रूरत आपको नहीं है। फिर अपन चलें, मछली वन की रानी है। अच्छा, मछली तो जल की रानी होती है, वन की रानी कैसे हो गई ये पढ़ते हैं। देखें, एक तो मछली क्या है? T16। ये मछली जो है बागिन का नाम है, ओरिजिनल नाम तो इसका T16 है। इसको उपाधि दी है मछली की। मछली क्यों दी भाई? चेहरे पर इसके मछली जैसे निशान है। ठीक है ना, इसके चेहरे पर ये जो है यहाँ पे मछली जैसे निशान है, इसलिए इसको मछली की उपाधि दी है। अच्छा, मछली की उपाधि दी। अब ये क्यों कर रहे हैं अपन मछली की बात, ये देखिए, ये थोड़ी सी कहानी जो हम देखते हैं इसकी बात क्यों कर रहे हैं। तो ये रणथंबोर जो है, रणथंबोर में थी, और इसका नाम, एक और नाम क्या था? लेडी ऑफ द लेक। 1997 में जन्मी, नर बाघों से मुकाबला किया और 14 फीट लंबे मगरमच्छ को परास्त किया इसने, तो ये इसलिए वहाँ की रानी बन गई। बाघ भी डरते थे इससे, तो पर्यटकों के सामने निडर होकर फ़ोटो खिंचाती थी। दुनिया की सबसे ज़्यादा फ़ोटो खींची गई बाघिन ये है, कौन है? मछली। इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी, रिसर्च पेपर बने, भारत सरकार ने इसके ऊपर डाक टिकट जारी किया। 18 अगस्त 2016 को इसकी डेथ हो गई। इसकी आयु भी असाधारण थी। नॉर्मली जो बाघिन या बाघ है वो 10 से 15 साल जीते हैं। ठीक है ना, ये कब तक जी? 1997 से लेके 2016 तक, तो 3 16 19 साल जी गई है ना। ठीक है,
और इसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया। और द वर्ल्ड्स फेमस मोस्ट फेमस टाइगर, उसका पुरस्कार, इसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इसके ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री बनी ना, उसका नाम था द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस टाइगर। अच्छा, अब क्या हुआ, इसकी बात क्यों आई कि अब इसकी उत्तराधिकारी आई है। कहाँ पे? रणथंभौर में। इसकी उत्तराधिकारी कौन है? इसी की पोती है, एरोहेड। एरोहेड का मतलब क्या हो गया? सर के ऊपर तीर, सर के ऊपर तीर। तो इसका नाम क्यों पड़ा? इसके ऊपर से, इसके सर के ऊपर तीर जैसा निशान है, ठीक है ना, इसलिए इसका नाम रखा एरोहेड। तो ये मगरमच्छ का शिकार करते हुए क्या इसका वीडियो वायरल हो गया, तब से ये फेमस हो गई। और 2025 जून 19 जून 2025 में ट्यूमर से इसकी डेथ हो गई। तो इसकी डेथ भी जो हुई ना, वो भी आप देखिए, मतलब 19 जून को उसने अंतिम बार शाही अंदाज में जंगल की पगडंडियों पर कदम रखा, मानो कोई रानी अपने महल से अंतिम बार निकल रही हो। तो ये वीडियो भी इसका वायरल हो गया था। तो इसलिए आप तो बस इतना ध्यान रखें, एरोहेड क्या है और मछली क्या है ना, दोनों बागिन है। बस ठीक है, ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है, टॉपिक था इसलिए हमने पढ़ लिया। फिर इसके बाद ये कुछ नहीं है, ये राष्ट्रीय उद्यान बता रहा है, केवलादेव घनाप्रस्थ। ये आप इसके ज़िले याद रख लीजिए बस, कौन कौन से ज़िलों में। केवलादेव घनापक्षी राष्ट्रीय पक्षी उद्यान भरतपुर में है, मुकुंदरा हिल्स कोटा के अंदर है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में। अच्छा, ये तो है आपका सेकंड नेशनल पार्क, ये थर्ड, ये फर्स्ट। रणथंभौर कौन सा है? फर्स्ट। तो ये केवलादेव जो है वो रामसर साइड भी है और सेकंड नेशनल पार्क है अपना, है ना, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो ये भरतपुर में आ रहा है। फिर मुकुंदरा हिल्स कौन से ज़िले में आ रहा है? कोटा में आ रहा है। और एक तो दर्रा अभ्यारण्य और एक जवाहर सागर अभ्यारण्य, दोनों को मिला के इसको बनाया, ठीक है। यहाँ पे आदि मानव के शैल चित्र मिलते हैं, ये ध्यान रखना आप, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा। आदि मानव शैल चित्र निम्न में से कौन से अभ्यारण्य में मिलते हैं? मुकुंदरा, राष्ट्रीय मरु उद्यान और केवलादेव। तो ठीक है, आपको ध्यान रखना कहाँ मिलते हैं? मुकुंदरा हिल्स में। फिर राष्ट्रीय मरु उद्यान एरिया वाइज सबसे बड़ा राष्ट्रीय मरु उद्यान है, पूछ लेगा। एरिया वाइज सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केवलादेव, रणथंभौर या राष्ट्रीय मरु उद्यान। आप लगा दोगे रणथंभौर, लेकिन वो नहीं है, राष्ट्रीय मरु उद्यान है। फिर रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। फर्स्ट नेशनल पार्क है, सरिस्का अलवर में है। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य मेनली इन कोटा है, बाकी तो कई जिलों में फैला हुआ है। ताल छपर कहाँ है? ताल छपर चूरू काले हिरणों के लिए फेमस है, कुरंजा पक्षियों के लिए फेमस है। सीता माता प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ में। माउंट आबू सिरोही के अंदर है, ठीक है ना। यहाँ पे टिकिल पटेरा आबुनसिस जो एक पादप है वो यहाँ पाया जाता है, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सज्जनगढ़ ये याद रखना, बांसदरा चोटी पर है, अरावली की जो बांसदरा चोटी है उसके ऊपर, ये पूछ लेगा। सज्जनगढ़ नेशनल पार्क कौन सी चोटी पे, अरावली कौन सी चोटी पे स्थित है? फिर दे देगा आपको गुरु शिखर, शेर या जरगा, कुछ भी दे देगा, आप लगा दोगे। और ये बांसदरा चोटी पर स्थित है, उदयपुर के अंदर सबसे छोटा अभ्यारण्य है ये। फिर रामगढ़ विषधारी, ये देश का 52वां और राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व, ठीक है। अब ये देखिए, रेड क्राउन रूफ्ड और 3 स्ट्राइप्ड रूफ्ड, ठीक है। ये क्या है? टर्टल की प्रजाति है, कछुआ की, जो चंबल अभ्यारण्य में मिली है। कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, याद रखना चाहो तो रख सकते। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है? थार शोभा क्या है? पूछ लेगा, थार शोभा क्या है? तो थार शोभा क्या है कि केजड़ी की कलम विधि से कांटे रहित उन्नत किस्म। ये किस्मों के क्वेश्चन जो है वो पूछता रहता है, आरपीएससी के फेवरेट है। तो थार शोभा किसकी किस्म है? पूछ लेगा, खेजड़ी की है। अच्छा, किसने डेवलप की है? केंद्रीय शुष्क उद्यानिकी संस्थान बीकानेर, ये भी पूछ लेगा। कहाँ है? जोधपुर में है, बीकानेर में है, जैसलमेर में है, बाड़मेर में। कहाँ है? बीकानेर में, ये याद रखना। अच्छा, अरण्य क्या है? अरण्य क्या है? कुछ भी पूछ रहे हैं, जंगल है या कोई वेबसाइट है, और आपके दिमाग में बिल्कुल आएगा नहीं कि वेबसाइट यही है।
जो राज्य का वन विभाग है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट का नाम है अरण्यक, ठीक है ना। ये बिल्कुल नहीं आएगा आपके दिमाग में, और ये ऑप्शन होगा वहाँ। फिर ओरण क्या है? जंगलों का जो सामान्य संरक्षित क्षेत्र है जिसे किसी देवी देवता के नाम पर संरक्षित किया जाता है उसे ओरण कहते हैं। भदरिया ओरण जो है, भादरिया ओरण जैसलमेर का देश का सबसे बड़ा ओरण है, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये याद रखना उस भादरिया ओरण। फिर अरावली के बारे में बात कर रहा है ये, देखिए काफ़ी नीचे चले गए हम, कछुओं पे आ गए। खेजड़ी की बात कर ही ली हमने, ये इम्पोर्टेंट था नहीं। ओरण की बात हमने कर ली, ठीक है ना। फिर विकसित राजस्थान 2047 का विजन डॉक्यूमेंट मंजूर हुआ, ठीक है। इसमें क्या कहा है, 2030 तक अर्थव्यवस्था $350 बिलियन और 2047 तक $4.3 ट्रिलियन। ये याद रखना फिगर कि 2030 तक कितनी है, $350 बिलियन, और 2047 तक कितनी जाएगी, $4.3 ट्रिलियन। ये डाटा आपको याद रखना है। फिर अरावली की बात करें तो अरावली कहाँ का है, 19 जिलों में है। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, ऊंचा भाग बोराट का पठार है, ये याद रखना। पूछ लेगा गंगा भैरव घाटी जैव विविधता कंजर्वेशन सेंटर कहाँ स्थित है, अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर, अपने को ध्यान रखना अजमेर में। बीड़ कंजर्वेशन सेंटर फतेहपुर में। अमरक महादेव पूछ लेगा कहाँ पे, उदयपुर में। ये याद रखना है। ये क्या है कि आपको मिलाने के लिए भी पूछ लेगा कि भाई मिलान कर दो, तो ये ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे भी दे रखे हैं जालना, आमागढ़, जयपुर। जालना जयपुर में तो इसके बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं। जवाई बांध पाली में, ये भी सब जानते हैं। अमरक महादेव जो है वो उदयपुर। गंगा भैरव घाटी अजमेर में। सुंदा माता जालोर सिरे में, सबको पता है। मानसा माता झुंझुनू में, ये भी पता है सबको। बीड़ फतेहपुर सीकर में है। तो ये मिलान करने का पूछ लेगा, तो ये अपने को ढंग से पढ़ना। जो नहीं पता है ना, जिसमें कन्फ्यूजन होगा, वो मैंने यहाँ पे ले लिया, बाकी मैंने नहीं लिया। फिर अरावली ग्रीन वाल परियोजना सरकार चला रही है, क्या करेगी, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इन चारों राज्यों में अरावली फैली हुई है। तो इन चारों राज्यों के अंदर 1400 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी हरित पट्टी बनाएगी, बफर जोन विकसित करेगी, ठीक है ना। सरकार बफर जोन, बारिश आए इसके लिए बढ़िया बफर जोन विकसित करेगी। ये देख लिया। अब एक योजना है विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना। क्या कह रहा है इसमें, विश्वकर्मा योजना में इसमें कह रहा है कि 18 से 45 वर्ष के युवाओं को वित्तीय संस्थानों के माध्यम से अधिकतम 2 करोड़ तक का लोन मिलाएंगे, ठीक है ना। अधिकतम 2 करोड़ तक का लोन देंगे। फिर भूमि आवंटन नीति 2025 आ गई है। इसमें कह रहे सामाजिक, धार्मिक, औद्योगिक और भी कोई उपयोग है तो उसके लिए डीएलसी की 40% दर पे जो है हम ज़मीन आवंटन कर देंगे। और राज्य के कार्यों के लिए जो भी लेंगे उनके लिए फ्री। अच्छा, पीएम सूर्यघर योजना तो हमने खूब पढ़ लिया। पीएम सूर्यघर 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना आ गई है। इसमें क्या है कि 150 यूनिट से ज़्यादा, दो कैटेगरी थे, 150 यूनिट से ज़्यादा जिनकी आ रही है बिजली, उनके 1.1 किलोवाट पैनल के सोलर पैनल सरकार लगाएगी, डिस्कॉम लगाएगी। 33,000 सेंटर दे देगा, 17,000 राज्य दे देगा, और 150 यूनिट बिजली आपकी फ्री हो जाएगी। और 150 यूनिट से जो कम है उनको दो कैटेगरी में बांटा है कि भाई जिनके छत है उनको तो 1.1 kV का निःशुल्क लगा देंगे, और जिनके छत नहीं है उनके कंबाइंड सोलर पैनल लगाएंगे सामुदायिक भागीदारी से, और इसका खर्च भी जो डिस्कॉम वहन करेगी। और ये दोनों जो कैटेगरी है 150 से कम और 150 से ज़्यादा वाले, इनको 1100 रुपये की सब्सिडी देंगे उनके खाते के अंदर। और खेतड़ी महल के बारे में लास्ट में इसने बात की है। खेतड़ी महल जो है उसको हवा महल का पुरखा कहा है। पुरखे का मतलब क्या होता है, पुरखे का मतलब ये हो गया कि पूर्वज। तो पुरखा क्यों कहा है कि भाई 1770 में खेतड़ी महल को ठाकुर भोपाल सिंह ने बनाया, उसको देखा तो 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल बनवा दिया, इसी से इंस्पायर होकर बनवाया है ना। और ये पीले पलाश के बारे में बात की है तो कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। तो इस तरह से ये अपने सूजेस जो कंप्लीट हो गई है। अब इसमें ये जो मेरी राइटिंग है ये कई लोगों को समझ में नहीं आएगी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, है ना। वैसे तो मैंने साफ़ ही लिखा है, कहीं कहीं थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, आगे कोशिश करूँगा और साफ़ लिखने की।
और कोई सजेशन हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और कोई सुधार करने हो मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इसी तरह हम आगे मिलते रहेंगे, इकोनॉमी जो चल रही है हमारी उसके टॉपिक पूरे करेंगे, और करंट अफेयर जो सुजस आ रही है उनके टॉपिक भी उस इसी तरह हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो कोई भी सजेशन हो आप उसमें कमेंट में लिखें, चाहे अच्छा चाहे बुरा। अच्छा लिखेंगे तो मुझे और सुधार करने की जो प्रेरणा मिलेगी, और बुरा लिखेंगे तो मैं अपने आप में और सुधार करके उसको और अच्छा करूँगा, ताकि आपके जो बुरे कमेंट हैं उनको अच्छे में कन्वर्ट कर पाऊँ, है ना। तो धन्यवाद दोस्तों मुझे सुनने के लिए, और आगे भी मेरे लेक्चर देखते रहें। धन्यवाद।